हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक, तो हमने उसमें हम कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो हमने बहुत से कंसंट्रेशन टर्म्स देख लिए थे, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो अगर आपको ये सारी टर्म्स स्टडी करना है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए और वहां पर देखें कि कैसे हम कंसंट्रेशन जो होता है उसको मोलारिटी के फॉर्म में, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मोलालिटी डिफाइन की जाती है, डिटरमाइन किया जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उसे देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा है नॉर्मेलिटी के ऊपर। ठीक, तो आज हम नॉर्मेलिटी क्या होती है, उसे क्या, उसके न्यूमेरिकल्स, उसका अगर 2 सॉल्यूशन है तो उसकी नॉर्मेलिटी, अगर मोर देन 2 सॉल्यूशंस है तो उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना देखा था। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था और उसी का ही यूज आज हम नॉर्मेलिटी में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो नॉर्मेलिटी से पहले हम एक और वर्ड ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लेते हैं पहले कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हमने देख लिया था, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। ये हमें क्लियर है। इक्विवेलेंट वेट जिसके लिए वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। एटम ले रहे हैं तो हम उसके लिए वैलेंसी लेंगे, उसकी आयंस ले रहे हैं तो आयन के लिए चार्ज लेंगे, चार्ज ऑन आयन हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अगर सॉल्ट लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस वहां वैलेंसी फैक्टर हो जाएंगे। अगर एसिड लेते हैं तो टोटल बेसिसिटी हो जाएगी और अगर बेस लेते हैं तो एसिडिटी हो जाएगा वहां वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो ये हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था इक्विवेलेंट मास। अब हमको देखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। आपको जो भी सॉल्यूट दिया है उसका मास दिया होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, इसी को ही बोला जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, तो अगर आपको कभी ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने दिया जा रहा है किसी सब्सटेंस का, तो उस सब्सटेंस का मास, जो गिवन मास होगा उस सॉल्यूट का, वो लिख लीजिएगा और अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर हो गया आपको। तो अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। सो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोली जाती है उस सॉल्यूट की। अगर सॉल्यूट का 2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। और नॉर्मेलिटी को हम जनरली कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोला जाता है। तो नॉर्मेलिटी का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो वही फॉर्मूले के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट present in upon volume of the solution in liters। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगर सॉल्यूशन हमारा क्या दिया हो, मिलीलीटर में दिया होगा, तब कैसे करना है? आपको उसको लीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड देके। ठीक है, तो फाइनली नॉर्मेलिटी का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी
is equals to mass of solute in grams upon equivalent mass of solute whole upon volume of solution in milliliter upon 1000. तो फाइनली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ solute in grams into 1000 upon क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ solute into volume of solution in milliliter. ठीक, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. ठीक, तो ये आपको नॉर्मेलिटी क्लियर हो गई. नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट. ये हो गया. अगर मिलीलीटर में दिया है सॉल्यूशन तो उसको 1000 से डिवाइड करके हम वॉल्यूम जो अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का तो उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेंगे. तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट in grams into 1000 upon equivalent mass of solute into volume of solution. तो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी. तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, पहला ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ठीक, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ठीक, तो नॉर्मेलिटी क्लियर हो गई आपको, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी की यूनिट्स, ये सब क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन. तो a normal solution having normality equals to 1. अगर किसी सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है 1n है. ठीक, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है 1 है, यूनिटी है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाएगा. ठीक, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन. या कोई सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 1, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन. और नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो such a solution contain 1 gram equivalent of solute per dm cube of solution. ठीक है, per liter of solution. अब तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, अगर नॉर्मेलिटी 1n है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाएगा. अगर नॉर्मेलिटी कितनी है 2n तो उसे क्या बोला जाएगा, बाई नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाएगा. ठीक, अगर नॉर्मेलिटी कितनी है हाफ और हाफ एन और 0.5 n है तो इसे क्या बोला जाएगा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन. अगर नॉर्मेलिटी कितनी है हमारी 1/10 और 0.1 n तो इसे हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन. हमारी अगर नॉर्मेलिटी कितनी है 1n/100 और 0.01 n तो इसे बोला जाता है सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन. ठीक, तो ये सॉल्यूशन अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी अगर 1n है मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसकी नॉर्मेलिटी, तो सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन. अगर नॉर्मेलिटी 2 है तो उसे हम बोलेंगे बाई नॉर्मल. अगर 0.5 n है या हाफ है नॉर्मेलिटी तो उसे हम बोलेंगे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन. n/10 है या 0.1 है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल। और अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.01 है तो उसे बोला जाएगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक, तो आपको क्लियर हो गए ये टर्म्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 875 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 7 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी दी हुई है 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ solute in grams into 1000 upon equivalent mass of solute into volume of solution in milliliter और सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है हमें। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, कितना है 7 ग्राम से, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 7 और इनटू 1000। मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास, सॉरी, तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होती है, एसिडिटी। एसिडिटी मींस नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयन। तो यहाँ पर देखिए एक OH माइनस आयन है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 1। तो ये कितना हो गया, तो इसका मोलर सॉरी इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 40। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 875। तो ये जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 875। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये आंसर देगा हमें 1/5 इक्वल्स टू 0.2 n। ठीक, तो हमारे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.2 n। एक बार देख लीजिए आप क्लियर, हमें दिया हुआ था सॉल्यूट का मास दिया हुआ था और सॉल्यूशन दिया, वॉल्यूम दिया हुआ था उस सॉल्यूशन का। तो हमने उसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमें पता होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का मास ऑफ सॉल्यूट इन 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर। तो वो हमने फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज पुट कर दिए, कैलकुलेशन किया और हमारी नॉर्मेलिटी हमें मिल गई 0.2 n। ठीक, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी, हाउ मेनी ग्राम equivalents of H2SO4 are present in 200 ml of N/10 H2SO4 solution। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि how many gram equivalents of H2SO4 present in 200 ml of N/10 solution। तो आपको solution की नॉर्मेलिटी दी हुई है, उस solution का वॉल्यूम दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक, तो हमें फॉर्मूला पता होता है, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 200 ml। नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है सॉल्यूशन की N/10। ठीक, क्या और क्या दिया हुआ है हमें, नो, अब हमसे पूछा है ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये हमसे कैलकुलेट करने बोला है।
तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon volume of solution in milliliter। ठीक, तो नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है हमें 1/10। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम निकालने हैं। ठीक, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200। ठीक, तो करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 200/10, ये 200 इधर 1000 नीचे, तो 1 2, तो ये कितना आ गया 2/100 मीन्स 1/50, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारे पास, फाइनली आंसर आ गया 0.02 ग्राम। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने बोला था, तो हमने नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला का यूज करके हमने ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। एक बार आप देख लीजिए। ठीक, calculate equivalent weight of H3PO4 and CaOH whole twice calcium hydroxide on the basis of given reaction। तो हाँ, ये हम नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इसमें इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं हमें दो, उसके बेसिस पर हमें H3PO4 और CaOH होल ट्वाइस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए H3PO4 और का रिएक्शन करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर देखिए H3PO4, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें H3PO4 का सिंपल अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने बोलता, तो हमारे पास कितने रिमूवेबल हाइड्रोजन्स होते, हमारे पास 3 रिमूवेबल हाइड्रोजन्स है। बट यहाँ पर H3PO4 जब रिएक्ट कर रहा है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, उसके जगह पर क्या आ रहा है सोडियम, और बाकी के 2 हाइड्रोजन उसी प्लेस पर है। मतलब ये दोनों तो यहाँ पर ही है, बट यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकल गया और क्या बन गया है वहां Na आके ऐड हो गया है वहां पर। ठीक है, सोडियम ऐड हो गया, तो Na, फिर ये H2 और PO4 प्लस H2O बन गया। तो यहाँ पर देखिए, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम H3PO4 की अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन, तो ये H3PO4 क्या एसिड है, तो एसिड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिमूवेबल H+ आयंस। बट इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर सिर्फ H3PO4 में से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। ये 3 हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, बट जब हम ये इक्वेशन करा रहे हैं तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलिए, रिएक्शन प्रोडक्ट देखिए, इस प्रोडक्ट में ये फॉस्फोरस से देखिए 4 ऑक्सीजन्स ऐड है, 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन ये H2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इससे क्या जुड़ गया है, यहाँ पर जो H था वो H
हट गया और उसके रिमूव हो गया और उसके प्लेस पर कौन आ गया, सोडियम आया। तो इस H3PO4 में से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो नंबर ऑफ रिमूवेबल H+ आयंस, उसी को बेसिसिटी बोला जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो H3PO4 है उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, और इसका मोलर मास कितना होता है, तो फाइनली मोलर मास होता है इसका 98/1। तो इसके लिए इसके इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, H3PO4 का 98 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। हमने यहाँ बेसिसिटी 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ H3PO4 का जब NaOH से रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर H3PO4 में 3 रिमूवेबल H+ आयंस है, बट वहां पर सिर्फ एक H+ रिमूव हो रहा है, तो सिर्फ एक H+ रिमूव हो रहा है, इसकी वजह से बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। ठीक, तो 1 हो गई, तो इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा 98, तो 98/1, तो 98/1 किया तो कितना आ गया 98। तो इसके लिए तो इसकी इक्विवेलेंट मास की इक्विवेलेंट वेट कितना है H3PO4 का फॉर द गिवन रिएक्शन इज 98। ठीक, आपको समझ आ गया, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट अब हमें सेकेंड इक्वेशन को देखना है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस। ठीक, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है फॉर बेस, इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास ऑफ बेस, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस। ठीक, तो यहाँ आप रिएक्शन को देखिए, इस कैल्शियम के पास पहले 2 OH माइनस आयंस थे। ठीक, तो ये दोनों ही रिमूव हो सकते हैं, बट जब आफ्टर रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं तो यहाँ एक OH अभी भी प्रेजेंट है और एक साइड पे Cl है। तो यहाँ पर सिर्फ कितने OH रिमूव हुआ, सिर्फ एक OH रिमूव हुआ। तो एक OH रिमूव हुआ मीन्स इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, इसकी एसिडिटी हो गई 1। ठीक है, तो इस एसिडिटी कितनी हो गई, एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू 1। क्यों 1 हो गई, क्योंकि यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जितने OH माइनस आयंस रिमूव होंगे उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी फॉर बेस। तो यहाँ देखिए रिएक्शन के बाद अभी भी कैल्शियम के पास एक OH प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ एक ही OH रिमूव हुआ है यहाँ पर से। तो इस वजह से यहाँ पर की जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो बेसिस एसिडिटी है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मोलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मोलर वेट, तो मोलर मास कितना हो जाएगा कैल्शियम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 40 कैल्शियम, ऑक्सीजन का 32, 2 हाइड्रोजन, ये हो गया 74। तो 74/1 इज इक्वल्स टू 74। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, क्लियर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So calculate the next question है, calculate the number of molecules of oxalic acid, oxalic acid का फॉर्मूला in 100 ml of 0.2 N oxalic acid solution। तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है, इस ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मेलिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, और उस सॉल्यूशन में आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ऑक्सैलिक एसिड के। ठीक, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है क्वेश्चन में। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट,
इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस पूरे फॉर्मूले में आपको सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, आप सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। तो ये पता चल गया कि इस पूरे सॉल्यूशन में कितना ऑक्जेलिक एसिड का मास प्रेजेंट है, ये आपको पता चल जाएगा। अब आप हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1 मोल में जितने नंबर 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अगर लेते हैं तो कितना ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर। एवोगैड्रो नंबर जितने 6.022 इंटू 10⁻23 और उनका मास कितना होगा ऑक्जेलिक एसिड के मास के जितना होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना 126 ग्राम्स, ठीक। तो 126 ग्राम में अगर इतने एटम्स प्रेजेंट है तो इससे जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो मास आ जाएगा। तो इतने में कितना प्रेजेंट होगा, तो यूनिटरी मेथड से हम उसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हमें करना क्या है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, तो आप सिंपल ग्राम कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ पर कितना वेट प्रेजेंट है, कितना मास प्रेजेंट है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का। जब ऑक्जेलिक एसिड का मास पता कर लेंगे तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता कर लेंगे हम, ठीक। तो चलिए अब इसे हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया हुआ था नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का, एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.2 N और 100 ml में, ठीक। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी 0.2 N। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा था हमें 100 ml दिया हुआ था, ठीक। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है COOH 0.2H2O, ठीक। तो इसके लिए हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वो कितना हो जाएगा, जब हमने इसका मास कैलकुलेट, तो मोलर मास कितना, सॉरी इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वो कितना होता है, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, ठीक। तो मोलर मास होता है ऑक्जेलिक एसिड का 126 और इसकी बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयंस, नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयंस। तो इसमें से कितने H प्लस आयंस रिमूव हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये साइड में H प्लस दिए हुए हैं सिर्फ यही H प्लस आयंस रिमूव होते हैं, ये जो वाटर में H प्लस प्रेजेंट होगा वो रिमूव नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड में मेन जो फॉर्मूला COOH, तो उसमें के जो H प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, वही रिमूव होते हैं, ठीक। तो बेसिसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ पर वो H प्लस प्रेजेंट है तो बेसिसिटी कितनी हो गई 2, तो कितना हो जाएगा इसके लिए इक्विवेलेंट वेट 6 और 3 ग्राम, ठीक। चलिए इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon equivalent mass of solute into volume of solution in milliliters। तो देखते नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई थी हमें, नॉर्मेलिटी थी 0.2 N, ठीक। तो चलिए नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई थी 0.2, मास ऑफ सॉल्यूट ये हमें कैलकुलेट करना है, इनटू हाउस अपॉन
इक्विवेलेंट मास कितना दिया हुआ था सॉल्यूट का, हमने कैलकुलेट किया था, वो था 63। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 100। ठीक, तो ये कैलकुलेट करना है हमें। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 63 अपॉन 100 अपॉन 1000। ठीक, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे और 0 लग गया, तो 1 2 1 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 2 6 और ये 12 अपॉन 100। तो ये हमारे पास, मिनट, तो फाइनली हमारे पास मास कितना आ गया सॉल्यूट का, 1.26 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास कितना है, 1.26 ग्राम। सॉल्यूट मींस ऑक्सैलिक एसिड का मास, मतलब उस जो सॉल्यूशन है, वो जो 100 ml का सॉल्यूशन है 0.2 N का, वहां पर कितना ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। तो हमें क्या पता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक वो कितना होता है, 126 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है, 126 ग्राम। तो मोल कॉन्सेप्ट से पता होता है कि हमें 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ लाइक 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर जितना, मीन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो जल्दी लिखते हैं, नंबर ऑफ molecules in 1 mole of oxalic acid। ठीक, वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 623 मॉलिक्यूल्स। और ये जो ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, इनका मास कितना होगा, 126 ग्राम, ऑक्सैलिक एसिड के मोलर मास के इक्वल। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हैज नंबर ऑफ molecules is equals to 6.022 into 10⁻23 molecules। ठीक, तो हमारे पास 126 ग्राम में पता है हमें कि 126 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। हमें कितने में कैलकुलेट करना है, 1.26 ग्राम में। सो 1.26 ग्राम ऑफ oxalic acid has number of molecules। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 1.26। तो ये कैंसर, पॉइंट हटा, नीचे 0 लग गया, 126 कैंसर। ये कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 2, ये 10⁻2 पर चले गया। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए वहां पे, 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लिया ऑक्सैलिक एसिड का, फिर मास से पता लगा लिया कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं, बस आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम नॉर्मेलिटी से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नॉर्मेलिटी के वीडियो का ही सेकेंड पार्ट है वो। ठीक है, थैंक यू।